नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं द सोरेन शो और द सोरेन शो में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है वासवी किडो। वासवी किडो जो पत्रकार भी रही हैं, राइटर हैं, आंदोलनकारी है, महिलाओं के विषयों पर काम करती है और आज हमारे साथ इस शो में है। तो ढेर सारी बातें होंगी, महिलाओं पर भी बातें होंगी, झारखंड पर भी बातें होंगी, राज्य के गति और राज्य की दशा दिशा पर भी बातें होंगी। चूँकि महिला आयोग की ये सदस्य भी रह चुकी हैं तो महिलाओं के मुद्दों को ये बारीकियों से समझती है। तो स्वागत है आपका इस द सोरेन शो में। वासवी जी, चलिए शुरुआत करते हैं 2003 की एक किताब ताबेंजोम से। वो किताब क्या कहती थी? ताबेंजोम किताब जो है वो मुझे के बिरला फेलोशिप के तहत लिखना था। के बिरला फेलोशिप मुझे मिला था क्योंकि वो पत्रकारों के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप माना जाता है। के बिरला मैं नवभारत टाइम्स, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी एडिशन था, उसके लिए काम कर रही थी और उसके बाद 1990 से मैंने इंडियन एक्सप्रेस पब्लिकेशन ग्रुप के हिंदी एडिशन जनसत्ता को ज्वाइन किया था। जनसत्ता के साथ 12 साल का अनुभव था काम करने का, 90 से लेके 2002 तक। उसके बाद ही मुझे के बिरला फेलोशिप के लिए मेरा चयन हुआ। उसमें आवेदन की विज्ञापन आया था तो हमने आवेदन किया। कुछ सीनियर जो वरिष्ठ हम बुक के कंटेंट पर बात करेंगे। ताबेंजोम क्या अच्छा, कंटेंट पे बात करना चाहते। ताबेंजोम मैंने नाम इसलिए रखा कि एक तो मैं चाहती थी कि वो जो फेलोशिप था वो इस विषय पर था कि झारखंड की जो समस्याएं हैं और झारखंड के जो मुद्दे हैं उस पर मुझे फेलोशिप करके बुक राइटिंग करना था। तो उसमें चैप्टराइजेशन करना था, कितने अध्याय होंगे, कौन कौन से अध्याय होंगे। तो चूँकि झारखंड की समस्याओं का सवाल था तो फिर मैंने उसी तरीके से झारखंड आंदोलन के बुनियादी सवाल, जंगल ज़मीन का सवाल, भाषा संस्कृति का सवाल, महिलाओं का सवाल और यहाँ जो आदिवासी संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए जो सवाल थे, तो उसमें इस तरीके के कई चैप्टर्स हमने किए। और मैंने पहली बार उसमें आदिवासी दर्शन का भी चैप्टर लाया था। हालांकि आदिवासी दर्शन पर काम करने का मुझे बहुत मौका नहीं हो पाया क्योंकि वो जो बुक थी ना, वो फेलोशिप मुझे 1 साल के लिए मिली थी और इतने सारे चैप्टर्स थे और उसमें इतने कम समय में काम करना था, तो इट वाज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट और मैं उसमें बहुत मन से काम करना चाह रही थी। लेकिन समय अभाव और फिर रोज़मर्रा के रूटीन वर्क भी करना था, तो मैं चैप्टर सारे ले आई कि अलग अलग, और मैंने सोचा कि चलो ये पहला संस्करण है, इसके बाद हम दूसरे संस्करण में काम करने की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और अभी देखिए तो आदिवासी दर्शन पर रियली बहुत बड़े पैमाने पर काम होने लगा, लेकिन मेरी चीज़ें बहुत ही प्राइमरी लेवल। ये जो फिर हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। ताबेंजोम जो है ये एक संथाली टर्म है और संथाली लैंग्वेज ये है। वो विषय क्या था जिस पर आपने ये फोकस किया? हाँ, ये एक मैं भी उस समय किस कॉन्टेक्स्ट में रखी थी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कोई आदिवासी वर्ड रखना चाहती थी और मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा शब्द और ऐसा नाम इसका रखा जाए जिससे प्रतिध्वनित हो कि ये झारखंड के ट्राइबल्स को फोकस करती हुई किताब है। इसलिए मैंने ताबेंजोम रखा। मैं काम करते हुए उसमें वीमेन का जो मैंने चैप्टर रखा था, महिलाओं की हिस्सेदारी की बात। हाँ, या तो वीमेन का जो चैप्टर रखा था, देखिए उसमें 2-3 बातें थी। एक तो डायन वाले सवाल था, दूसरा था कि जो झारखंड की आदिवासी महिलाएं हैं, जो हमारी परंपराओं के पुरखों के रिवाज के हिसाब से जो हड़िया बनती है, तो हड़िया पर भी मेरा एक पूरा चैप्टर है उस किताब में कि हड़िया की संस्कृति क्या है, हड़िया क्या है, हड़िया कैसे बनती है और विभिन्न समाजों में उसका क्या उपयोग है, परंपरा क्या है, हड़िया का यूज़ किन परंपराओं में होता है और कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लगती। तो इस पर वो पूरा मेरा एक चैप्टर है। तो ये लिखते हुए जब मैं आदिवासी महिलाओं के डायन वाले प्रॉब्लम्स पे जब मैं बात लिख रही थी, तब मैंने काफ़ी संथाल गाँवों का दौरा किया। उसमें संथाल पगना के भी कई इलाकों का दौरा किया और यहाँ पोटका जो सिंहभूम का इलाका है, वहाँ कई घरों में संथालों का ही एरिया है। तो हर घर में जाके मैंने कई औरतों से मिलकर कि आपके समाज की क्या क्या परंपराएं हैं और ताबेंजोम के बारे में मुझे बताया गया था। तो जब मैंने ताबेंजोम के बारे में सुना तो मैंने गजेटियर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और संथाल पगना के जो ब्रिटिश पीरियड के डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मैंने सर्च किया। तो मैंने देखा एक जगह केवल गजेटियर में कहीं मेंशन है बहुत ही हल्के तरीके से कि ताबेंजोम जो है वो गिफ्ट है,
एक पीस ऑफ लैंड जो है वो संथाली फैमिली में फादर जो है वो संथाली जो परिवार है वो बेटी को देता है। इट्स ए गिफ्ट लिखा हुआ था। लेकिन ट्रू क्या है, जब मैं घर घर में गई और ताबेन जो जिन परिवारों में प्रथा जीवित थी प्रैक्टिस में, उन लोगों ने बोला कि नहीं ये गिफ्ट नहीं है, ये हमारा एक कस्टम है, प्रथा है, जिसमें बेटी जब शादी होके चली जाती है तो माँ बाप देखता है कि बेटी उस घर में ठीक है या नहीं, उसके रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बीमार नहीं हो रही है, कोई तरह की समस्या तो नहीं है। मान लीजिए उस घर में कोई समस्या आ गई, वो बीमार रह रही है, या उस घर का पानी सूट नहीं किया, या फैमिली मेम्बर के साथ कोई पटरी नहीं बैठी, या कोई भी कारण रहा, तो वो बेटी अपने बाप के घर आती है वो संथाली फैमिली में, और बाप उसको एक पीस ऑफ लैंड देता है उसके सर्वाइवल के लिए, केवल उसके सर्वाइवल के लिए, और उसमें केवल उसका राइट होता है। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चे का राइट होगा, लेकिन हस्बैंड का राइट नहीं होता है। तो ये बात मुझे संथाली परिवारों ने बताई, लेकिन ये बात गजेटियर में नहीं लिखी हुई है। और पूरे दुनिया के रिसर्चर जो है इंटरनेशनल नेशनल सब उस गजेटियर को कोट करते हैं। इवन यूएन वीमेन में इतनी बहस हो गई, और यूएन वीमेन में जो दिल्ली की महिलाएं इंटेलेक्चुअल बैठी हुई थी, उन लोगों ने लगातार मेरी बातों को काटा और यही बोला कि नहीं वो गिफ्ट है, गजेटियर में लिखा है। मैंने कहा गजेटियर किसने लिखा है? गजेटियर कोई संथाल स्कॉलर ने नहीं लिखा है, सुनी हुई बात अंग्रेज़ों ने लिख दी, या कोई टाइपिस्ट होगा अंग्रेज़ों का ऑफिस में, कमिश्नर कप्तान लोगों का, उन्होंने लिखा होगा। और वो ताबेन जोम के बारे में इनफैक्ट अगर आप देखिए तो एसपीटी एक्ट में, संस्थापना टेनेंसी एक्ट में भी मेंशन नहीं है। आपके दुमका के एक बड़े फेमस एडवोकेट थे गोपीनाथ झा, मुझे याद है, वो एसपीटी एक्ट के एक्सपर्ट माने जाते थे। तो वो कोई लैंड इशू पे एक सेमिनार हुआ था जिसमें स्टीफन मरांडी के फादर इन लॉ भी थे, छोटू बेसरा जी, मुझे याद है। तो वो उसमें भी गोपीनाथ झा जी ने बोला आपने ताबेन जोम वर्ड कहाँ से लाया? मैंने कहा आप एसपीटी एक्ट में नहीं पढ़ा आपने, मुझे तो उसमें भी एक कहीं पे नज़र आया, लेकिन वो कह रहे थे कि एसपीटी एक्ट में भी नहीं है, और उनको भी नहीं पता था। जो झा जी बहुत सीनियर और बहुत ही रेस्पेक्टेबल और हाईली वेल नॉलेजेबल पर्सन थे, तो इसलिए मैंने उसका नाम रखा। मुझे गुरुजी ने लोकार्पण किया था इस किताब का 2003 में। वो भी मंच पे बैठे बैठे मेरे से बार बार यही बोल रहे थे, ये तुम्हें कौन बताया, ये तुमको कैसे पता चला, तुम कहाँ गए थे, कहाँ से निकाला? चूँकि ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है और बहुत ही परंपरा या कस्टम जुड़ी हुई है इस वर्ड के साथ। आप महिलाओं के राइट्स पर भी काम करते हैं, और ख़ासकर आदिवासी महिलाओं को भी पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी मिले। जानते ही हैं अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अलग अलग ट्रेडिशन है। आपको लगता है कि ये बदली जानी चाहिए या ये वैसी ही रहनी चाहिए जैसे पुरखों से चली आ रही है? ये थोड़ा सा आपने जो आदिवासी महिलाओं के पैतृक संपत्ति पे हक का जो सवाल उठाया, बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि इसमें जो ट्राइबल स्कॉलर्स के जो स्टेट्समैन आए ना, उस स्टेटमेंट्स आए, वक्तव्य, उसमें एक ट्राइबलिस्ट प्रोफेसर थे प्रवीण उरांव, उनको छोड़ के बाकी किसी के स्टेटमेंट सही नहीं थे। किसी ने, अगर आप उरांव हैं, आप संथाल हैं, तो इट डज़ंट मीन कि आपको संथाल समुदाय की हर जानकारी हो। यही आज चल रहा है। देखिए, जो पैतृक संपत्ति का सवाल है, जैसे उरांव समुदाय, मैं कुड़ुक समुदाय से मेरा ज़्यादा संस्कार हमारा उसी के साथ जुड़ा है, तो मैं हमारे उरांव समाज में, कुड़ुक समाज में जो अविवाहित बेटी होती है, जो कस्टमरी लॉ है, तो परंपरागत रीति रिवाज कानून जिसको कस्टमरी लॉ बोलते हैं, तो परंपरागत रीति रिवाज कानून में अविवाहित बेटी को पिता की ज़मीन पर जो उपज होता है, धान या जो भी उपज होता है, उसके उपभोग का पूरा हक है जब तक वो अविवाहित रहती है। विवाह के बाद की जो स्थिति है, अगर विवाह हो के वो चली जाती है तो ससुराल में जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड का जितना ज़मीन है उसकी वो कस्टोडियन होती है, मालिक होती है। तो ये परंपरागत रीति रिवाज कानून है हमारा, ठीक है ना। मैं अब दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कुड़ुक समाज से है और आपके समाज में अगर परंपरागत रीति रिवाज ये कानून है बना हुआ अविवाहित औरतों के लिए, तो आपको ये देखना है कि इस परंपरागत रीति रिवाज कानून का पालन कितना हो रहा है, ये प्रैक्टिस में कितना है, ये आपको देखना है। तो जिन लोगों ने भी स्टेटमेंट डाले, उन लोगों ने
चीज़ों को बहुत सही तरीके से प्लेस नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया। आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप कस्टमरी लॉ प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं। हमें राइट्स तो है, ट्रेडिशनल राइट्स है, हमें कस्टमरी राइट्स है, आप हमें दे नहीं रहे हो। तो पूरी दुनिया बोल रही है देखो आदिवासी औरतों को राइट्स ही नहीं है। राइट्स कैसे नहीं है? जिस फॉर्म में है राइट्स, अधिकार का जो स्वरूप है आपको वो समझना है। ट्राइबल कम्युनिटी देखिए पूरे भारत में जो लिस्टेड है 705, हम लोग मानते हैं 1200 आदिवासी जातियां हैं, बाकी रिकॉग्नाइज नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको लिस्ट नहीं किया। किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी में आप उठा के देख लीजिए, कस्टमरी लॉज हैं, लेकिन और ओरल ट्रेडिशन में चीज़ें पड़ी हुई हैं, रिटर्न में नहीं है, तो कई चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं आ पाती। और इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, और विकास की जो अंधाधुंध रफ्तार है उसमें कस्टमरी लॉ, ओरल ट्रेडिशंस, अनरिटन हिस्ट्री सब खत्म हो रहे हैं। इसीलिए ये सारे स्कॉलर जो है, अब बताइए कर्मा उरांव जी, गीता श्री मैडम लोग क्या बातें करती हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, इनको ऐसे नहीं बात करना चाहिए। हमारे कस्टमरी लॉ हैं और उनको प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं, आप नहीं हमें राइट्स नहीं दे रहे हो, ये बात करो ना। एक छोटा सा वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी मुद्दे पर थोड़ी और आगे से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं वासवी किडो। महिलाओं के अधिकार जो परंपरागत उन्हें मिले हैं वो कितने प्रैक्टिस में हैं या उस अधिकार का कितना उपभोग कर पा रही हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा उस मुद्दे पर और आगे चर्चा करते हैं। देखिए सवाल ये है कि हमारी एक तरह की संघर्ष या द्वंद्व देखी जा रही है। एक जो ट्रेडिशनल लॉज हैं और एक जिसको आप कागजी कानून कह लें वो हैं। हम ट्रेडिशनल लॉ आज खतरे में है या उसका इम्प्लीमेंटेशन वो प्रैक्टिस में नहीं है? देखिए आदिवासी समाज बेसिकली, कोई भी समाज, जो मैं कह रही थी कि 705 है, हम लोग 1200 मानते हैं, आज भी ट्रेडिशनल है। 80%, 90%, अभी 10 मैं मानती हूँ, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट का डाटा भी क्लियर, 10% लोग नौकरी में होंगे, तो 90% लोग तो आज भी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ है। आप देख लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी आंकड़े, वो कहते हैं कि 80% लोग अभी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। झारखंड की बात अगर करें या अन्य ट्राइबल इंडिया की आप बात करें, जो समाज कबीलाई समाज है, कृषि आधारित और जंगलों की अर्थव्यवस्था और जंगलों पे जीता हुआ समाज है, उस समाज की ज़रूरतें सामुदायिक होती हैं। इंडिविजुअलिज्म वहाँ है नहीं। चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे जा रही हैं पिछले लगभग 70 सालों में, 60-70 सालों में, जब ये डेवलपमेंट आने लगा, ये सब विकास और ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आने लगे, लोगों के जो सामुदायिक जॉइंटली जो लैंड था वो डिवाइड होने लगा, तो ये सब अभी 60-70 सालों में अभी भी देखिएगा गांव में सारी ज़मीनें जॉइंट हैं। खास करके मुंडारी खुटकटी एरिया में, जो मुंडारी खुटकटी गांव है, जंगल हैं, ये सारे सामुदायिक जंगल हैं, उसमें इंडिविजुअल किसी का राइट नहीं है, कम्युनिटी का राइट है। मैं गई थी अभी, हम लोगों ने लेमन ग्रास लगाने के लिए मुंडाओं को बोला, सब लोग मुंडारी खुटकटी लैंड पे सारे मुंडा खुटकटीदार आए, एक साथ फैसला हुआ, तब वहाँ पे लगा, और अभी भी जॉइंट है। तो जहाँ पे सामुदायिक संपत्ति है और लैंड समुदाय की है, तो देखिए हम लोगों को ये समझ बनानी है कि समुदाय का मतलब मर्द और पुरुष नहीं होते हैं। समुदाय का मतलब आदिवासी समाज ने भी बाहरी और सामंती समाजों के तरह, समुदाय का मतलब पुरुष का निर्णय, पुरुष का फैसला और अपना डोमिनेशन इन लोगों ने मान लिया है, और ये चलन चल रहा है। यही चलन आपने कहा ना खतरे में है, यही खतरा है कि समुदाय के नाम पे पुरुष हावी हो रहे हैं। समुदाय का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, और सबकी राय सुनी जानी चाहिए। जो प्री कॉलोनियल पीरियड है, आप देखेंगे अंग्रेज़ों के आने के पहले के समाज का अध्ययन करिए, औरत और पुरुष में कोई भेद ही नहीं था। और ट्राइबल सोसाइटी तो ज़्यादा इक्वालिटी की बात तो है, वो ज़्यादा वोल्गा से गंगा में राहुल सांस्कृत्यायन को पढ़ लीजिएगा, जो औरत भी मर्द दोनों शिकार करने जाते थे, और जब शिकार मार के लाते थे तो बड़े बूढ़े बच्चे सब मिल के खाते थे कच्चा, जो उस युग की बात है। और
साथ में कुत्ता होता था, वो भी खाता था। तो जब औरत और मर्द जब बराबर थे प्री कॉलोनियल अंग्रेज़ों के आने के पहले, और उनकी बराबर की भागीदारी थी घर से लेके बाहर तक सभी जगहों पे, बाद में जो कृषि युग आया तो अस्थायी रूप से एक जगह बसने की बात आ गई, परिवार बसा, तो घर में फिर औरतों का काम, मर्दों का काम, काम की हिस्सेदारी हो रहा है। लेकिन जो समाज काम की हिस्सेदारी में आज भी कृषि और जंगलों पर आधारित है, तो उसकी सारी चीज़ें समुदाय आधारित हैं। सहभागिता है, सामुदायिकता है, और जो कलेक्टिवनेस है, एक तरह का समुदाय सामूहिकतापन है। तो इस सामूहिकतापन में आप मर्द लोगों का जो डोमिनेशन बढ़ रहा है वो बाहरी समाजों को देख के बढ़ रहा है। देखिए, पढ़ा लिखा जो सो कोल्ड मेनस्ट्रीमिंग समाज है, आदिवासी में जो परिवार पिछले 40 साल 30 साल में मेनस्ट्रीमिंग हो गए, डॉक्टर इंजीनियर जिनके बच्चे अब क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, आप उनको देखिए, उन समाजों में दहेज का भी चलन चला है, शुरू है। तो खतरा यहाँ पर है कि आप अपने ट्रेडिशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन को जानना भी नहीं चाहते हैं। तो जो कस्टमरी लॉ हैं लैंड रिलेटेड, जिसमें औरत को हक है, आप वो हक दे नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो कि औरत को हक नहीं है। तो भाई, आप आदिवासी हो, किस तरह के आदिवासी हो? आपको तो अपने समाज के कस्टमरी लॉ, परंपरागत रीति रिवाज, कानून को जानना चाहिए, जानना भी चाहिए, उसे फॉलो भी करना चाहिए, और अपनी बहन बेटियों को आपको प्रैक्टिस में वो राइट्स भी देना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ क्या हुआ है कि कुछ उरांव परिवार बड़े चालाक हैं। उन लोगों ने कुछ परिवारों में ज़मीन दिया है बेटियों को जो अनमैरिड है, लेकिन कौन सी ज़मीन दिया है? वो टाड़ वाली ज़मीन दे दिया, जहाँ कुछ नहीं उपजा सकती बेचारी, तो वो पेट कैसे भरेगी? देखिए, परिवारों में बेटियों का, बहनों का, और औरत जो मेंबर्स हैं, विमेन मेंबर्स का, फैमिली में अगर फीमेल मेंबर्स का आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे, ट्रेडिशनल राइट्स नहीं दोगे, वो सोसाइटी ऐसे ही खत्म हो जाती है। वो सोसाइटी बर्बाद हो रही है ना। हमारी बेटियां 5 लाख दिल्ली के घरों में घरेलू कामगार दाई का काम कर रही हैं, वही बेटियां आज घरों में पैसे भेज रही हैं, गाय बैल बंधक रखा है छुड़ा रही हैं, जमीन बंधक रखा है छुड़ा रही है, छोटे भाई बहनों को पढ़ा रही हैं। झारखंड में महिलाओं की समस्याओं की अगर हम बात करें तो पलायन सबसे बड़ी संकट है इस कम्युनिटी में। राइट्स तो कमोबेश उन्हें सोसाइटी में या परिवार में मिल ही जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल रहा है ग्रो करने का। क्या ऐसा फील करती हैं? देखिए, मुझे समय नहीं मिला, आपने बहुत अचानक में बुलाया, फिर मेरी किताब का समारोह भी है। देखिए, आदिवासी समाज जो पूरे ट्राइबल इंडिया को मैं देख रही हूँ, और उसके जो फिगर्स आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया 99 में, उसके बाद से कुछ आंकड़े आने लगे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी में लिटरेसी रेट कितना है, हेल्थ के क्या इंडिकेटर्स हैं, एनीमिया, मलेरिया, और ये जो एंटीनेटल, प्री नेटल जो बच्चे हैं, अंडर 5 एज के बच्चे कितने साल जिंदा रह रहे हैं, तो ये सब फिगर्स आने लगे। ये पिछले कुछ ही साल में हुआ, मुझे लगता है 8, 10, 15 सालों में ये सब फिगर्स आ रहे हैं। उसके पहले ये आंकड़े मिल नहीं रहे थे, अलग राज्य के पहले ये आंकड़े मिल नहीं रहे थे। कोई स्वयंसेवी संस्था है जो ये सब काम कर रही थी, CSD दिल्ली बेस्ड, डॉक्टर अमर कुमार जो वाइस चांसलर थे, वो सब ये काम कर रहे थे। तो उसमें देखिएगा कि पूरे ट्राइबल इंडिया में लिटरेसी रेट अभी ट्राइबल मेल जो है वो लगभग 60% लिटरेट का फिगर आ रहा है, लेकिन ट्राइबल वीमेन का 34% से ज़्यादा नहीं है। जो हम लोग आदिवासी महिलाएं दिख रहे हैं वो समझिए कि 15% के भीतर ही हैं, बाकी महिलाएं तो लिटरेट हो रही हैं। एजुकेशन और लिटरेसी में फ़र्क है। तो ये ट्राइबल इंडिया में एजुकेशन क्यों नहीं फैला? ज्योग्राफिकली टफ एरिया है, गांव में जाना काम करना मुश्किल है। जो अफसर ट्राइबल एरिया में रिमोटनेस होने की वजह से भी जाने से डरते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, तो उनको जो इंसेंटिव्स मिलती थी पहले, अब वो इंसेंटिव्स भी नहीं मिलती। तो ऑफिसर्स ट्राइबल एरिया में जाना और उनको एजुकेट करना, हेल्थ के इंडिकेटर्स में उनके बच्चे जब जन्म लेता है तो उसका बॉडी वेट देखना, उसका एनीमिया, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन वगैरह के क्या हैं वो सब फॉलो करना, ट्रीट करना। तो ये सब काम में बहुत कमी आई है। आप देखिए ना, माननीय नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हुए 14 में, 16 में उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। पार्लियामेंट्री कमेटी वो था एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वीमेन, वो अभी भी है, वेबसाइट में आप देख सकते हैं। उसमें देखिए पूरा फिगर है,
और वो फिगर ट्राइबल इंडिया की तस्वीर दिखा देता है आपको। मैं जो आंकड़े आपको बात कर रही हूँ ना, ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के आंकड़े बता रही हूँ आपको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के आंकड़े बता रही हूँ। मेरा क्या, मैं तो देखती हूँ आंकड़े, देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, मैं उसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं कर रही। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें बताया है कि अबाउट 70% ट्राइबल वीमेन आर एनीमिक इन ट्राइबल इंडिया। 70% आदिवासी महिलाओं के शरीर में खून ही नहीं है। अब उनके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं अंडर एज 5 साल की उम्र तक आते आते लगभग 100% से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। कोई बोलता है कि अरे 100% का क्या फिगर है, तो जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो निकालते हैं। प्री नेटल, पोस्ट नेटल जो केयर होता है ट्राइबल बच्चों का, वो देख लीजिए। बच्चे जो मर रहे हैं, एमएमआर आपका हुआ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और आईएमआर हुआ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो जो शिशु मृत्यु दर है वो 90%, 80% इस तरीके का है आदिवासी समाज में। इसलिए आप घरों में जाके देखिएगा, ट्राइबल फैमिली में लोग बहुत बच्चे जन्म देते हैं, 7-8 बच्चे जन्म देते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा आज मर जाएगा। 2-4 बच्चे 4 साल 5 साल की उम्र आते आते मर जाएंगे। तो ये सीन है ट्राइबल इंडिया का, वो रिपोर्ट बताती है। तो आप बताइए कि ट्राइबल एरिया में जो आप सवाल कर रहे हैं कि जो ट्राइबल का स्टेटस कहाँ है, एजुकेशन है ही नहीं। रिमोटनेस होने की वजह से ट्राइबल एरिया में अभी भी स्कूल्स नहीं है। स्कूल्स अगर हैं, जैसे पहाड़िया एरिया, प्रिमिटिव ट्राइब जो है, बड़े आदिवासी जातियों पर बात करते हुए प्रिमिटिव ट्राइब तो हमेशा छूट जाता है। पीवीटीसी इंडिया में 75 समूह हैं। पहाड़िया इलाके में जो 32 रेसिडेंशियल स्कूल्स चलाती है गवर्नमेंट, तो वो स्कूलों में पहाड़िया बच्चे 5 क्लास में आके हिंदी पढ़ता है, अंग्रेज़ी कब पढ़ेगा? तो आप मालतो भाषा में पढ़ाई, तो मालतो भाषा का व्याकरण वगैरह पे अभी काम हुआ और उसकी पढ़ाई। तो आप जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, मान लीजिए कोई नरेंद्र दुबे जी हैं, कोई सुधा मिश्रा है, ये लोग प्रिंसिपल हैं। आप 20-20 सालों से वहाँ प्रिंसिपल है, आप ना मालतो भाषा बोलते हैं ना संथाली बोलते हैं, आप वहाँ टीचर्स हैं। तो ये कैसे एजुकेशन, कैसे बच्चों को एजुकेट करें? कम से कम जो खास चीज़ें हैं, खाने पीने, आने जाने, इन सब की बेसिक नॉलेज भी अगर हो जाते टीचर्स को, तो शायद वो कम्युनिकेट कर पाते स्टूडेंट के साथ। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ बातें और। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो और द सोरेन शो में आज हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर वासवी किडो, जो हमारे साथ महिला के मुद्दे, महिलाओं के राइट्स, इसके अलावा बहुत कुछ बातें हमने ब्रेक पर जाने से पहले कर चुकी है। कुछ और बातें बची हुई हैं, वक्त भी बचा हुआ है, तो कुछ चर्चा और करते हैं। एक बेसिक चीज़ें जो हैं महिलाओं की राइट्स पर, चूँकि मैं आपको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ महिलाओं के राइट्स पर, आप चूँकि महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं, महिला आयोग के कामकाज को यहाँ किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत संघर्ष के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग बना 92, उसके बाद कई राज्यों में राज्य महिला आयोग बना। जो भारत में 70 के दशक में महिला आंदोलन शुरू हुए, उसी का ये सब परिणाम आया। और उस समय सजगता भी थी, पॉलिटिशियन के बहुत कंसर्न भी थे, तो ये सब चीज़ें लाई गई। और तब की ज़रूरत के हिसाब से कि कम से कम कमीशन बन जाए। लेकिन हमारे स्टेट में झारखंड स्टेट वुमेन कमीशन जो एक्ट बना, तो वो 2006 में माननीय अर्जुन मुंडा जी चीफ मिनिस्टर थे और उनकी मिनिस्ट्री ख़त्म ही हो गई। ख़त्म होते होते उन्होंने 2006 में 16 सितंबर को झारखंड राज्य महिला आयोग बनाया। तो जो उसके पावर्स हैं, वो पावर्स को थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। पावर्स तो दिए हैं, आप सम्मन कर सकते हैं, सम्मन करके आप दोनों पार्टी को बुला सकते हैं और सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई करने के बाद आप फैसला भी दे सकते हैं, और फैसला को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको अपना मैकेनिज़्म, पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा, लोकल जो स्वयंसेवी संगठन है उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिज़्म को आपको यूज़ करना पड़ेगा। जो मामले अदालत में हैं, अदालत के पड़े हुए मामलों पे आप कुछ नहीं कर सकते। इतना ही कर सकते कि जो अदालत में पड़े हुए मामले हैं उनके पेपर्स आप मंगा सकते, पेपर्स मंगा के आप उसका वीक्षण कर सकते, रिव्यू कर सकते, और आप उसमें महिला को सलाह दे सकते हैं कि आपको ये केस ऐसे फाइट करना है। और वीमेन कमीशन को देखिए, अगर पावरफुल नहीं बनाएंगे, वीमेन कमीशन चेयरपर्सन को कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दूसरे राज्यों में है, हमारे यहाँ नहीं है।
जो मेंबर्स हैं उनको स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस है दूसरे राज्यों में, हमारे यहाँ नहीं है। तो फिर महिला जो विमेन कमीशन मेंबर है या चेयरपर्सन है, वो विमेंस राइट्स पे कैसे उनको जस्टिस दिला सकते हैं? जस्टिस नहीं दिला सकते, बहुत मुश्किल की स्थिति होती। जब मैं विमेन कमीशन मेंबर थी 2010 से 2013 तक, तो यही सब बहुत सारी समस्याएं प्रैक्टिकल आई। मुझे संथाल परगना के 6 जिले देखने थे और नॉर्थ झारखंड के 2 जिले देखने थे, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट। मैंने देखा कि संथाल परगना एरिया से बहुत सारी महिलाएं आती थी हमारे पास कंप्लेन करने के लिए। तो वो जब आती थी, जब सुनवाई होती थी, तो वो संथाली में बात करती थी। मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि भाई मुझे एक संथाली में इंटरप्रेटर चाहिए, क्योंकि वो मैं तो समझ ले रही थी लेकिन मैं संथाली फ्लुएंटली बोल नहीं पा रही थी। तो उसकी बेटी आई थी या साथ में जो एसोसिएट आई थी, वो मुझे जो मैं नहीं पॉइंट समझ पा रही थी वो मुझे क्लियर कर रही थी। तो सूरजमुनि हेम्ब्रोम का केस दुमका का आज भी पेंडिंग है। देखिए कब का मामला है, लेकिन आज भी पेंडिंग है। उसका हस्बैंड मरा तो उसके देवर ने उसका घर तोड़ दिया, बोला कि तुम अब जाओ, तुम्हारा पति मर गया, अब तुमको यहाँ नहीं तुम्हारा रहना, इस घर से कोई मतलब नहीं है। तो वो लेकिन फाइट की सूरजमुनि हेम्ब्रोम, तो वो वही आई थी, फिर उसका देवर भी आया था। तो बात यही हुई थी कि वो उसको घर बना के देगा, क्योंकि उसकी वहाँ अधिकार बनता है और आप उसको पति मर गया बोल के आप उसको धक्का मार के नहीं निकाल सकते। लेकिन उसका जो देवर है वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम ही नहीं कि क्या घर बना के देगा। तो बहुत साल तक घर बना के नहीं दिया। मैं दुमका गई अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो लेडी मुझे फिर कॉल की कि देखिए आपका ऑर्डर है घर बना के देने का, ये घर नहीं बना के देता। फिर मैं एसपी को बात की, तो वो अर्जुन, उसका जो देवर है अर्जुन हेम्ब्रोम, उसको बुला बुला के डांट पड़ती है। उसकी आर्थिक स्थिति नहीं कि वो घर बना के दे। तो ये जस्टिस कहाँ से आप दीजिएगा? अच्छा चलिए थोड़ा टॉपिक अब चेंज करते हैं। एक किताब आपकी आ रही है, झारखंड की महिला, भारत की क्रांतिकारी आदिवासी औरतें। हाँ, क्या है वो? देखिए इस किताब में झारखंड की कितनी हिस्सेदारी है? देखिए झारखंड की ही ज़्यादा हिस्सेदारी है। देखिए ये किताब अति महत्वपूर्ण किताब है इतिहास के संदर्भ में। हालांकि रांची यूनिवर्सिटी इतिहास डिपार्टमेंट बहुत से हैं, उनको ये सब देखना चाहिए था। खैर मैं जर्नलिस्ट के तौर पे पूरे इलाके में घूमती रही, कोने कोने ज़रे ज़रे पे मैं दौरा किया, तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दी कि जो ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ और उन लोगों ने जो रूल्स किए, तो रूल के समय देखिए बहुत सारे उलगुलान विद्रोह, संथाल हुल और कोल विद्रोह, इधर सत्याग्रह जो टाना भगत का आंदोलन का इलाका है, तो वहाँ बहुत सारे विद्रोह हुए अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके उत्पीड़न, उनके अत्याचार और उनके मनमाने टैक्स वसूल, लगान वगैरह वसूली के खिलाफ में, महाजनों को लाकर बाहर से बसाने के खिलाफ में। तो उसमें मैंने देखा कि वीमेन पार्टिसिपेशन हर विद्रोह में रहा है। लेकिन जो हिस्ट्री राइटिंग हुई तो आज़ादी के तुरंत बाद प्राइमा फेसी जो हिस्टोरियन को नज़र आया वही चीज़ें लिखती चले गए। लेकिन डेप्थ में जाकर कि वीमेन का एंगल, जो जेंडर पर्सपेक्टिव है, वीमेन का एंगल हर हिस्टोरियन ने मिस किया है। चाहे वो जेसी झा हो, तो वो गोल्ड मेडलिस्ट थे पटना यूनिवर्सिटी के, या तो फिर डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की पुस्तक बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, उसमें कुछ महिलाओं का जिक्र आता है जो बिरसा मुंडा के साथ साली और चैंपी थे। और उनका जो दाहिना हाथ था गया मुंडा, तो गया मुंडा का पूरा परिवार, उनकी पत्नी माकी, उनकी बेटी थीगी नागी, उनकी बेटियां लेम्बू और उसकी बहुएं, सब लोगों को जेल में डाला गया और उनको अंग्रेज़ों ने पनिश किया और वो लोग मर गए। बिरसा मुंडा विद्रोह में जो 400 से ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार किए गए थे बिरसा मुंडा के साथ, उसमें ये लोग भी थे। उसकी पूरी लॉन्ग लिस्ट है जिसमें ये महिलाएं थी और इनके नाम हैं। तो ये ये डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की किताब में आया है, लेकिन पूरी डिटेल विवरण नहीं आते। अभी भी बिरसा मुंडा के इलाके में ओलिहातू, चलकत, बाम्बा, ये सब में इलाके में आप दौरा करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत महिलाएं उसमें थीं। तो उन चीज़ों को मैंने कवर करने का काम किया है। इसमें निस्संदेह आप कह रहे झारखंड की भागीदारी, तो बिरसा का जो हुलगुलान था उसमें जो महिलाएं थी, संथाल हुल, फूलो झानों पे जो किताब आई है, तो फूलो झानों की जो चर्चा आज हो रही है, 2003-4 में मैंने एक पतली पुस्तिका लिखी थी उलगुलान की औरतें, तो उससे चीज़ें गई। फिर मुझे लगा कि इस पर 2 दशक पहले लोग फूलो झानों को शायद ही 2 दशक स्टेट बनने के पहले भी नहीं जानते थे लोग।
तो ये आज फूलो झानो मेडिकल हॉस्पिटल है, फूलो झानो पे चौक है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है। तो ये लगा कि गवर्नमेंट ने चीज़ों को अच्छे तरीके से कंसीव किया है, नोटिस लिया है, कंसीव किया है। लेकिन अभी एक मेरी जो भारत की क्रांतिकारी आदिवासी औरतें किताब आई है, इस पर एक फिल्म बना रही हैं, कोलकाता की एक फिल्म मेकर हैं जयश्री भट्टाचार्य। तो वो आई हुई थी, उन्होंने मेरे को ढूंढते हुए वो रांची आई थी अप्रैल महीने में। हम लोग फिर फोगनाडी साहिबगंज का हम लोगों ने दौरा किया, तो वहाँ कई जगहों पे जाने पर पता चला कि फूलो झानो के साथ और भी महिलाएं थी, लेकिन हिस्ट्री राइटिंग नहीं हो पाई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि संथाल हुल पर जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वेल रिसर्च्ड वे करके, वेल अरेंज वे में, ये काम नहीं हो पाया है अभी भी। डॉक्टर दिनेश सिंह हैं, वो थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, अभी वहाँ रामपुर हाट में रहते हैं। उन लोगों ने कुछ काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वीमेन को फोकस करके स्टडी की ज़रूरत है। फिर देखिए हमारे इलाके में 1792 में आपके सीलागाई में, रांची जिला में, वीर बुद्धू भगत ने अंग्रेज़ों का जो मुकाबला किया, उसमें उनकी बेटियां थी रुनिया जुनिया, उसके बारे में इतिहास में नहीं दर्ज है, कुछ लिखा नहीं गया। सिंगी दई वगैरह हैं। हाँ, सिंगी दई देखिए वो 12वीं-14वीं शताब्दी की घटना है। रोहिदास राजा हुआ करते थे, जिनके नाम पर आज रोहतासगढ़ है। तो वहाँ रोहिदास राजा हुआ करते थे। ये तो अकबर की सेना और उस समय जो आक्रमण था, बाहरी लोग आए थे तो आक्रमण किया, और वहाँ से खदेड़ के ये लोग सोन नदी पार करके और आधे राजमहल की पहाड़ियों में चले गए और बाकी उरांव लोग इधर आ गए। तो वो सब विवरण है, सिंगी दई कैली दई का भी विवरण आता है। लेकिन उसके पहले आपका तेलंगाना में काकतीय साम्राज्य है। तो काकतीय साम्राज्य में आपका सारलम्मा साकम्मा की स्टोरी है, माँ बेटी का। ये लोग शेर से लड़ती थी, शेर और बाघ से लड़ते थे, और इन लोगों ने काकतीय साम्राज्य के रानी होती हुआ करती थी, और उस समय के राज यही संभालती थी, राज ये लोग संभालते थे। और उस समय के शोषण और अत्याचार के खिलाफ ये माँ बेटियों ने संघर्ष किया। और उस ज़माने में आप देखिए कि काकतीय साम्राज्य 11वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय न पत्थर और सीमेंट के मूर्तियां बनाने का कोई चलन नहीं था, तो लकड़ी की मूर्तियां उन दोनों की बनाई गई है। तेलंगाना में आप जाएंगे, कोया आदिवासी इलाका है, ये लोग कोया कम्युनिटी के लोग हैं, तो लकड़ी की प्रतिमा बनी हुई है दोनों माँ बेटी की, और वो खूंटे पे के जैसे गाड़ी हुई है, और वो पूरा एरिया आज तीर्थ स्थल बन गया है, और वहाँ पे लोग आते हैं और माँ बेटियों की पूजा करते हैं। और अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, तेलंगाना बनने से पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उस मेला को सरकारी मेले का रूप दिया और लाखों रुपए उसमें खर्च करती है। और मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी, मैं गई थी तेलंगाना 2-3 बार, मैंने देखा कि आपका दंडकारण्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लगभग 10 लाख ट्राइबल्स वहाँ आते हैं, और वैसी भीड़ मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी है, बाकी जगहों पे भी होती है, लोग बोलते हैं। कभी मौका मिले तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ एक वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद होम्योपैथी पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ है डॉक्टर वासवी कीड़ो। डॉक्टर वासवी कीड़ो न सिर्फ किताबों में नज़र आती हैं, ना लिखती हैं, ना महिला के आंदोलन में नज़र आती है, बल्कि इनकी एक खासियत यह भी है कि झारखंड के कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगने वाले महुआ हो या फिर यहाँ की जड़ी बूटियाँ, उन्हें भी सर्चने और समेटने में लगी हुई हैं। होम्योपैथी को आपने एक मिशन मोड में ले लिया है। क्या लगता है कि कितनी दूर तक जा पाएंगे आप? देखिए, ये जो झारखंड पर काम करते हुए मुझे पता दिखाई दिया कि ये तो बड़ा बृहत नॉलेज है, बहुत बड़ा नॉलेज है ये। मुझे 5-6,000 ईयर्स पहले का ये नॉलेज है। जब मुझे एक अमेरिकन फेलोशिप मिली थी, तो अमेरिकन फेलोशिप में मुझे पॉपुलेशन इनोवेशन पर काम करना था। मैकार्थर फाउंडेशन की तरफ से, शिकागो बेस्ड फाउंडेशन था। तो उसमें मैंने जब काम शुरू किया तो मैं मुंडा इलाके में जो कोयलकारों के आंदोलन चल रहे थे, जिस आंदोलन को मैंने अखबारों में कवर भी किया और उसमें मैं बहुत ही इन्वॉल्व भी थी मूवमेंट में, वहाँ के कोयलकारों जन संगठन के नेताओं के साथ में। तो उन्हीं 10 गाँवों को मैंने सेलेक्ट करा था मेरे मैकार्थर फाउंडेशन की फेलोशिप के लिए। उन 10 गाँवों में अध्ययन करते हुए मैंने पाया
कि कोई भी गांव में एलोपैथ के जो सिस्टम्स हैं वो हैं नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में घास जंगल उगाए हैं, इंटरेस्ट भी नहीं है, नहीं घास उगाए हैं, वहाँ कोई नहीं है। और कोई भी परिवार एलोपैथ में जो टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट वाली दवाई कोई यूज़ नहीं करता है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जड़ी बूटियों का चलन है, तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो मैंने देखा रिसर्च करते हुए कि मुंडारिका, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ये आपका फादर हॉफमैन और एमलेन जेसुइट फादर लोगों ने मिलके लिखा है, उसमें ये पूरा ज्ञान का भंडार पड़ा है। और 10,000 से ज़्यादा प्लांट्स जो ट्राइबल नॉलेज में है। अभी भी देखिए जो हम लोगों ने काम किया इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो बाद में मुझे पता चला कि जो जड़ी बूटियों से बहुत सारे विधि से दवाएं बनती है। आयुर्वेद में भी दवाएं बनती है, यूनानी में भी, होम्योपैथी में भी, एलोपैथ की भी बहुत सारी दवाएं आपके जड़ी बूटियों से बनती है। और सिद्धा, स्वारिकपा देखिए तिब्बतियन मेडिकल केयर सिस्टम है जिसको आयुष ने इंटीग्रेट किया है, तिब्बत का मेडिकल केयर सिस्टम। लेकिन इंडिया का जो होम्योपैथी ट्राइबल मेडिसिन है उसको अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया आयुष में, जो उसकी मांग लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो पूरे इलाके में ये नॉलेज, ये ज्ञान और जो जंगल है उसमें जड़ी बूटियों की भरमार, मतलब अथाह समुद्र है ज्ञान का और संसाधनों का भी, प्राकृतिक संसाधनों का, जंगलों में मिलने वाले तरह तरह की जो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि तरह तरह के जैव विविधता में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे से लेके बड़े बड़े पेड़, सारी दवाइयाँ, फल फूल कंद मूल, तरह तरह के फूल, तरह तरह के पत्ते, सारी दवाइयाँ यहाँ पड़ी हैं। और उनसे दवाएं बनाकर जो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स हैं, ट्राइबल मेडिसिन मैन विमेन, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कह रहे थे कि उनको भी डॉक्टर्स की मतलब मान्यता दे दी जाए, उनको डॉक्टर, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उनको होम्योपैथी एथनो मेडिसिन वर्ल्ड वाइड बोला जाता है। एथनो मेडिसिन साइंटिफिक वर्ड है, हमारे ट्राइबल लैंग्वेज में हम होम्योपैथी कहते हैं। होड़ो मीन्स ह्यूमन, पैथी मीन्स फीलिंग, ये ग्रीक वर्ड है। तो ये मुंडा वर्ड को इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी के लिए बनाया है, चूँकि ट्राइबल मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में ट्राइबल है, वो जो ट्राइबल मेडिसिन यूज़ करता है उसको ट्राइबल मेडिसिन बोला जाता है। लेकिन इंडिया में जो लोग ट्राइबल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिटी देने के लिए होम्योपैथी का नाम दिया है। तो अब भारत सरकार भी ये मानने लगी है कि इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना है। नोवेल कोरोना वायरस के आने के बाद तो इसकी महत्ता बढ़ गई है और लोग प्रकृति की ओर लौट रहे हैं। नेचुरल फूड, ऑर्गेनिक फूड, ये सब चाहते हैं कि आदिवासी जो खाता है, तो आदिवासी जो खाता है वो मेडिसिनल भी है और न्यूट्रिशन भी है। तो होम्योपैथी एक न केवल मेडिकल केयर सिस्टम है, बल्कि ये पूरे आपके खान पान की और पूरे मेडिसिन की, पूरे न्यूट्रिशन की एक पूरी सिस्टम है। इंडिजिनस फूड सिस्टम है पूरा का पूरा। जो मेडिसिनल है आप जो खा रहे हैं तो वो पेट भरने के लिए नहीं है केवल, वो आपके ज़रूरतों को पूरा करता है। शरीर में जो प्रोटीन है, विटामिन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, सारी आयरन, वो सारी चीज़ें पूरी करता है। अब इतना भास्ट नॉलेज है, इस पर काम ही नहीं हुए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से बात हुई है, हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो बना है तो झारखंड के इश्यूज़ फोकस करके और यहाँ के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए, तो यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एथनो मेडिसिन बनना चाहिए, NIEM, नीम। तो नीम के लिए हम लोगों ने प्रोसेस किया है, लैंड वगैरह, साइंटिस्ट हमारे आए थे, साइंटिस्ट लोगों ने लैंड का सिलेक्शन किया है, रांची में भी और जमशेदपुर में टाटा जाने के रास्ते में भी। तो देखिए आप 6,000 से ज़्यादा प्लांट आपके आउट ऑफ लेबोरेटरी है। और हमारे होम्योपैथी एथनो मेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत लगभग 400 डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिशनर हैं पूरे झारखंड में। नागालैंड के भी डॉक्टर्स हैं, बोडोलैंड के भी हैं, छत्तीसगढ़ के 150 डॉक्टर हैं, इंदू नेताम वगैरह कांकेर में काम कर रही हैं, उनके डॉक्टर्स मेंबर हैं। तो ये सारे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन और इनकी बनी हुई दवाइयों का लेबोरेटरी में वैलिडेशन, बस इतनी सी तो बात है। अगर आप बीमारी, मलेरिया के लिए मान लीजिए वो जो दवाएं बनाते हैं, आप लैब टेस्ट करके वो प्रूफ कर देंगे तो वो दवा बन के सारे गांव में चला जाएगा ना, हर लोगों के हाथ में जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई दवा की, अब दारू की करते हैं, यानी महुआ की करते हैं। महुआ बड़ा बदनाम है हमारे झारखंड में, और आपने महुआ के लड्डू को, महुआ के लड्डू और दूसरी तरह देखिए, महुआ भी होम्योपैथी का पार्ट है। महुआ एथनो मेडिसिन है, महुआ दवा, दारू नहीं दवा है, ये स्लोगन ही हम लोगों ने दिया है।
हमारे सारे ट्राइबल मेडिसिन मैन वेमेन जो प्रैक्टिशनर हैं वो सब लोग महुआ से महुआ की जो दारू प्योर वाली बनती है उससे दवा बनाते हैं। जो रूरल एरिया में देखिए अभी जो गवर्नमेंट ने सर्वे किया नोवेल कोरोना वायरस के पीरियड में, उसमें ये निकल कर आया कि रूरल एरिया में बवासीर है, बीपी है, शुगर है, बीपी बहुत है, बीपी की वजह से लोग लकवाग्रस्त हो जाते हैं। तो उसमें आपको महुआ की जो चुलाई वाली दारू होती है तो वो यूज़ होता है। वो मेडिसिन बनाने में हमारे प्रैक्टिशनर्स दवा सर्टेन क्वांटिटी में सर्टेन डोजेज में उसको यूज़ करते हैं। और देखिए महुआ, हमारे पास जर्मनी के लोग आए थे, वो लोग महुआ पे बात काम के लिए आए थे, तो उन लोगों ने सुना कि महुआ की दारू है तो वो खरीद के ले गए, बोले प्योर बनाई हुई है, प्योर बनाई। कहते हैं इसके जैसा वाइन तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो ये अभी मैंने सुना कि फ्रांस में MAH माह बोल के किसी ने वाइन और बियर का शुरू किया है, हालांकि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट भी करने जा रही है। मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर को बोला है हेमंत सोरेन साहब को कि महुआ के वाइन और बियर की फैक्ट्री यहाँ लगाइए। बिल्कुल, अब तो छत्तीसगढ़ की शराब नीति भी अपना ली गई है, झारखंड अपना ली गई है, झारखंड में अपना ली गई है, छत्तीसगढ़ की। तो ये भी अपना तो ये हाँ, ये भी अपना लिया जाना चाहिए और आप इस पे रोजगार दे सकते हो। झारखंड बना लीगली, आपने एक लाइन का असेंबली में पास किया और झारखंड को लीगली भारत के राजनीतिक मानचित्र पे आप ले आए। तो यहाँ का कोयला जब लीगल है तो महुआ इलीगल क्यों है? महुआ से 6 महीने का लोगों का रोज़गार चलता है, पेट भरता है, लोग दवाएं बनाते हैं, दारू पीते हैं। और झारखंड निश्चित तौर पे बदनाम हो गया कि झारखंड के लोग महुआ के दारू हड़िया पी के पड़े रहते हैं। तो महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हैं इससे। ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्या बोलते हैं बहुत हाई है, पीना और पीटना, ये सब आम चलन है ट्राइबल गाँव में। तो जब मैं महिलाओं के बीच गई, उनसे मैंने बात किया तो इतना रिस्पांस मिला। उन लोगों ने कहा कि रियल में हमें महुआ की दारू बंद करना है और दारू तभी बंद होगी जब हम महुआ के बड़े बड़े गुणों की चर्चा करें। महुआ में इतने बड़े बड़े गुण हैं, हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर गोयल ने इस पे ज़बरदस्त काम किया है। लखनऊ में है नेशनल बॉटनिक गार्डन है रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उनकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट है, उन्होंने हम लोगों को ट्राइबल लोग को मदद करने के लिए दिया। इतना प्रोटीन है, आयरन है, कैंसर की दवा बन सकती है, ये भी उनका कहना है। महुआ के जो पेड़ के अंग हैं, 5 अंग हैं जिसको पंचांग कहते हैं, छाल है, तना है, जड़ है, पत्ते हैं, फल और फूल, ये सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने इसके इस स्वरूप को जाना नहीं। महुआ में जो बड़े बड़े गुण हैं उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इसका जो बैड इमेज बना हुआ है दारू बनने का, तो वही चल रहा है और अभी भी छापामारी होती है। हज़ारों लीटर, 2-2 हज़ार लीटर का महुआ का जावा जब्त होता है। मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ कि देखिए, महुआ से दारू बनाने का नॉलेज घर घर में है। अगर आप महुआ बनाने की फैक्ट्री लगा देंगे तो आप 1000 लोगों को एक साथ रोज़गार देंगे। आज वो अनलिमिटेड पी रहा है ना, इलीगल बना के अनलिमिटेड पी रहा है, मर रहा है। अगर आप महुआ के वाइन और बियर की फैक्ट्री लगाते हैं तो 60 ml की पैक आएगी, लोग लिमिट पिएंगे, लिमिट उसका यूज़ होगा, लीगलाइज होगा। या फिर जिन महिलाओं के लिए आप ये स्कीम्स चला रहे हैं कि हड़िया दारू बेचना बंद करें तो उनको आप तो महुआ के 20 आइटम हैं, वो भी इसके प्रोडक्शन की पार्ट बन सकती है और वो बिजनेस कर सकती है। माइक्रो लेवल पे जो हम लोगों ने शुरू किया है, महुआ के केक, महुआ के अचार, महुआ के लड्डू, महुआ के बिस्किट, महुआ की जेली और 20 आइटम हैं। तो आप मार्केट दीजिए और महुआ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अभी लंदन से डिमांड आया है महुआ के बिस्किट का, क्योंकि वहाँ के लोग अभी कोरोना के बाद फूड आइटम चेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग इंडिया से मंगाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास कॉल आया, वो हमारे एथनोबॉटनी होम्योपैथी के ही रिसर्चर लोग हैं, वो आ रहे हैं इंडिया नेक्स्ट मंथ, उनकी PhD की डिग्री है। तो उसको वो कह रहे हैं कि हमें महुआ के बिस्किट चाहिए, महुआ के लड्डू चाहिए और जेली चाहिए और वो केक चाहिए महुआ का। तो देखिए, इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा मार्केट और रेस्पॉन्स भी बहुत है। तो आपको बढ़ाना है, आपको इकोनॉमी बनानी है, ट्राइबल इकोनॉमी को जिंदा करना चाहती है सरकार। तो इस तरह के इसके कमर्शियल वैल्यूज़ भी डेवलप करने को करना चाहिए। वक्त यूँ तो बातें बहुत सारी है, लेकिन वक्त हमारा हो चला है ख़त्म करने का। आपसे इजाज़त लेंगे और हम अपने दर्शकों से भी इजाज़त लेते हैं। तो हमारे इस शो में आप सुन रहे थे डॉक्टर वासवी किडो को। बात महिलाओं से महुआ तक आई और बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी बताई कि कैसे हमारे ट्राइबल
महिलाओं के एक बड़े योगदान को भुला दिया गया है, जो इनकी अगली किताब में आप उसे पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। तो आज के लिए बस दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी खास मेहमान के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार, जोहार।